अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल क्या है, शेल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी, डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या है, लोअर लेयर क्या होती है, मिडल लेयर क्या होती है, अपर लेयर क्या होती है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इनका फ़ायदा क्या होता है। लास्ट में सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती है और डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स और इनका क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की हार्डवेयर को, ठीक है, और यूज़र, कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, सीपीयू, ईटीसी, ये सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करना है, कंप्यूटर के हार्डवेयर्स और यूज़र जो उस कंप्यूटर को चला रहा है, उन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का काम करना है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ईटीसी, इन सबको भी क्या करता है, मैनेज करता है। और बाकी सारे ऐप्स, जो भी ऐप्स आपने अपने कंप्यूटर के अंदर रखे हुए हैं या आपने अपने मोबाइल के अंदर रखे हुए हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्रोम, ईटीसी, इन सब ऐप्स को चलाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म भी देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 3 काम करता है। एक हार्डवेयर कंट्रोल करता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्क्रीन को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट, ये तय करता है कि कौन से ऐप जैसे व्हाट्सएप या क्रोम अगर आपने एक ही टाइम पे ओपन किया हुआ है तो कौन से ऐप्स को कितनी रैम देनी है और सीपीयू यूज़ करने देना है, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो हैंग ना हो। इसके अलावा यूज़र इंटरफेस आपको एक प्यारा सा डेस्कटॉप देता है जिसके ऊपर आइकन्स बने होते हैं, बटन्स बने होते हैं, जिस पे आप सिर्फ क्लिक करते हो वो चीज़ ओपन हो जाती है, ठीक है। ये यूज़र इंटरफेस है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसका क्या मतलब है। ये मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। हम उसका आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है कि कौन सा कमरा कहाँ होगा, पिलर्स कहाँ होंगे, दीवारें कैसे जुड़ेगी आपस में। ठीक वैसे ही जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, का भी, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। और ये आर्किटेक्चर बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग हिस्से यानी कि पार्ट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और कंप्यूटर को चलाने के लिए एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। और वो जो कंप्यूटर के पार्ट्स है वो ये है, कर्नल, शेल, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स, सिस्टम लाइब्रेरीज और डिवाइस ड्राइवर्स। ये हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के अंदर ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नल के बारे में। कर्नल क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, कोर होता है। कोर यानी कि दिल आप कह रहे हैं। कर्नल क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है। ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड में काम करता है और आपको कभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। ये बात आपने याद रखनी है, ये बैकग्राउंड पे काम कर रहा है। मैंने आपको बता दिया कर्नल क्या, ये बैकग्राउंड पे काम करता है, स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देता। कंप्यूटर के जितने भी असली हार्डवेयर है, ठीक है, जैसे सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, इन सब पर सीधा कंट्रोल करने का कर्नल का होता है। इन सब पर सीधा कंट्रोल क्या किसका होता है, कर्नल का होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर, जैसे आपने कोई गेम ओपन की हुई है, आपने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है या आपने क्रोम ओपन की हुई, कुछ भी जो आपने ओपन किया हुआ है, रैम या प्रोसेसर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो कर्नल होता है ये इजाज़त देता है, ठीक है। इससे आपको इजाज़त मांगनी पड़ती है। बात समझा कि कर्नल क्या है, कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हार्डवेयर होता है, जैसे सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, जो भी, इन सब पर सीधा कंट्रोल कर्नल का होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर रैम या प्रोसेसर का इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, जब भी वो सॉफ्टवेयर रैम का इस्तेमाल करना चाहता है या प्रोसेसर का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे कर्नल से इजाज़त यानी कि परमिशन, ठीक है, मांगनी पड़ती है। कर्नल तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी और मिलेगी और कितना टाइम मिलेगा और कितनी मेमोरी कब मिलेगी, ठीक है। जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में देखा था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है कि किस रिसोर्स को कितना टाइम देना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये काम उसके एक पार्ट का होता है, कर्नल का, जिससे सब कुछ मैनेज करना होता है। इसके बाद हमारे पास आता है शेल। अभी जो शेल होता है,
जिस तरह से हमने बात की थी कन्नड़ के अंदर, कन्नड़ को आप देख नहीं सकते, बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो शेल क्या होता है, शेल की अगर मैं बात करूँ तो शेल ये ऑपरेटिंग सिस्टम की आउटर लेयर होती है, ठीक है। ये वो हिस्सा है जिससे आप यानी कि जो यूज़र जो उस कंप्यूटर को, उस मोबाइल को यूज़ कर रहा है वो उसको देख सकता है, ठीक है। अगर मैं इसकी आपको इसका काम बताऊँ तो शेल का काम क्या होता है, शेल का काम है यूज़र और कन्नड़ के बीच में एक ब्रिज बनाना। बात समझ आ रही, यूज़र और कन्नड़ के बीच में, यूज़र के बीच में और कन्नड़ के बीच में एक ब्रिज बनाता है। आप सीधा कन्नड़ से बात नहीं कर सकते क्योंकि कन्नड़ तो बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, आप कन्नड़ को देख नहीं सकते। तो क्या करता है, शेल इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाता है, क्योंकि हमें पता है जो कन्नड़ है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझेगा, जीरो वन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है। इसलिए आप अपनी बात शेल को बताते हैं और जो शेल होता है वो आगे उसे कन्नड़ को समझाता है। ये बात आपने यहाँ तक नहीं है। तो शेल क्या है, शेल एक आउटर लेयर है जो यूज़र के दरमियान में और एक कन्नड़ के दरमियान में ब्रिज का काम करती है। और ब्रिज का काम ये इसलिए करती है क्योंकि जो हमारा कन्नड़ होता है वो जीरो वन की लैंग्वेज को समझ सकता है और वो बैकग्राउंड पे निर्भर करता है, उसको यूज़र देख नहीं सकता। तो शेल ने यूज़र के काम को, यूज़र की बात को समझाना होता है कन्नड़ को, ठीक है। अब ये शेल दो तरह के होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। एक होता है हमारे पास शेल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI के बारे में आपने सुना होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जब आपका विंडोज़ डेस्कटॉप, जैसे विंडोज़ जब आप कंप्यूटर पर करते हैं, विंडोज़ होती है, डेस्कटॉप होती है, जहाँ आप माउस और आइकन्स पर क्लिक करते हैं और मेन्यूज़ आपके खुल जाते हैं, खोलते हैं। ये बहुत जो होता है ये आसान होता है, ठीक है ना। अब इसको मैंने आसान क्यों कहा है, मैंने कहा है शेल दो तरह के होते हैं, एक होता है GUI शेल और दूसरा जो होता है वो कमांड लाइन प्रमोट होता है, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन जो GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये इसलिए इसको मैंने आसान कहा है क्योंकि जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, अपना मोबाइल ऑन करते हैं, तो आपको आइकन्स बने हुए नजर आते हैं, आपने बस उनके ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है। यानी कि वो बंदा जो बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं चाहता, इसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में, लेकिन वो आइकन्स को देख के इसको चल जाता है कि आइकन ये काम कर रहा है। जैसे जो फ़ोन का आइकन होता है उसके ऊपर फ़ोन बना होता है, ठीक है। व्हाट्सएप का आइकन भी ग्रीन कलर का होता है, इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि आपको पता होता है व्हाट्सएप का आइकन है। इंस्टाग्राम के आइकन को देख के आपको पता होता है कि इंस्टाग्राम का आइकन है, ETC आइकन है। तो इससे क्या कहते हैं, इससे आसान होता है कि इसको जो यूज़र होता है वो ईज़ी इंटरफेस कर सकता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शेल है और ये क्या है, ये एक आसान है, ये आसान शेल है इसलिए क्योंकि इसके साथ यूज़र जो होता है वो इंटरेक्ट इजीली कर सकता है। एक दूसरा शेल हमारे पास शेल होता है जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन, ठीक है। कमांड लाइन शेल हमारे पास होता है, लेकिन ये शेल क्या होता है, ये अगर आपने अपने कंप्यूटर पे ना कीबोर्ड से CMD प्रेस कीजिएगा तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन होकर आएगी, ठीक है। वो होती है कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये आपको क्या कहते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं बना होगा, कोई बटन नहीं होता। आपको कंप्यूटर से काम करने के लिए कीबोर्ड से टेक्स्ट यानी कि इंस्ट्रक्शन सीखनी पड़ती है। ये बात आपने याद रखनी। कमांड लाइन पे क्या होता है, आपने कमांड सीखनी होती है कि आपने ये वाला ओपन करना है, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है, तो वो मुश्किल होता है। लेकिन जो GUI है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के शेल्स होते हैं हमारे पास। अब मैं अगर आपको कार की मिसाल से समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल शेल जो है वो क्या कर रहा है, शेल जो है वो कार के स्टीयरिंग है, व्हील है, डैशबोर्ड है और गियर की तरह है, ठीक है। शेल ये सब कुछ आपको नज़र आते हैं। आप इंजन को हाथ नहीं लगा सकते, ऐसी बात ही है। आप स्टीयरिंग घुमाते हैं, शेल का इस्तेमाल करते हैं। स्टीयरिंग क्या थी, शेल थी, आपने स्टीयरिंग घुमाया, यहाँ पे आपने किसका इस्तेमाल किया, शेल का इस्तेमाल किया। और जो इंजन है, इंजन क्या है हमारा, वो कन्नड़ है, वो पहियों को घुमा देता है। तो शेल को आप देख सकते हैं, कन्नड़ को आप नहीं देख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये डायग्राम हमें दी हुई है एक, अगर मैं आपको ये डायग्राम समझाऊँ तो इस डायग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टेप 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आइकन्स आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, जैसे अभी हमने शेल की बात करें, शेल कहते हैं GUI ग्राफिकल जो इंटरफेस होता है जिसमें आपको आइकन्स स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं। जो आइकन्स आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, जैसे क्रोम का राउंड आइकन बना होता है, माई कंप्यूटर का एक आइकन बना होता है, वो ग्राफिकल शेल्स का हिस्सा है, ठीक है। ग्राफिकल शेल्स का हिस्सा, ये बात आपने याद रखनी क्योंकि वो आइकन्स प्रॉपर बने हुए आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जो कमांड लाइन होती है उनमें आइकन्स नहीं बने होते, उसमें आपने कमांड सीखनी होती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो जब आप क्लिक करते हैं, जब आप उन आइकन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक्चुअली शेल को बता रहे होते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। मीन्स कि अगर आपने कैलकुलेटर के आइकन के ऊपर क्लिक किया तो कैलकुलेटर क्या है, एक आइकन है, ठीक है। और बेसिकली वो पीछे के अभी हमने क्या पढ़ा कि वो शेल भी है, ठीक है।
तो आप शेल को बता रहे होते कि आपने क्या करना है, आपने इस आइकन को ओपन करना है, लेकिन शेल तो उसको ओपन नहीं करेगा, उसको ओपन को करने का कर्नल करेगा। तो यहाँ पर स्टेप 2 में क्या होगा, शेल खुद किसी ऐप को मेमोरी या स्पेस नहीं दे सकता, मेमोरी या स्पेस नहीं दे सकता। शेल का काम मेमोरी देना या स्पेस देना नहीं है, शेल का काम जस्ट आपको यूजर इंटरफेस देना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंटरफेस आपको दे रहा है, तो इससे शेल जो होता है वो भाग कर जाता है कर्नल के पास, जाता है और कहता है कि भाई यूज़र ने इस आइकन पर क्लिक किया है, ठीक है, इस आइकन पर क्लिक किया, हमने क्लिक किया था कैलकुलेटर के ऊपर, तो आप इस ऐप को चला दें। कर्नल भी उस ऐप को बैकग्राउंड में लोड कर देता है और आपको स्क्रीन पर ऐप खुलती हुई दिख जाती है। बात से मुझे इस तरह से एक ऐप ओपन होती है। अब हमारे पास स्टेप 3 में बेसिकली क्या होता है, कर्नल कंप्यूटर का जो हमने अभी पढ़ा था पीछे, कर्नल क्या होता है, वो कंप्यूटर का असली मास्टर होता है, ठीक है, मैनेजर होता है, आप ये भी कह सकते हैं। जब कोई ऐप ओपन होती है तो कर्नल ही बैकग्राउंड में ये फैसला करता है कि हमने इस ऐप को कितनी रैम देनी है, इस ऐप को चलाने के लिए हमने रैम की कितनी स्पेस देनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि प्रोसेसर को कितने माइक्रो सेकेंड्स तक इस ऐप को काम करने का और कब तक करने का मौका देना है, ठीक है। बात समझ आ गई। पहले काम ये कि हमारा जो होता है कर्नल वही डिसाइड करता है कि हमने कितनी रैम मैनेजमेंट देनी है, इस ऐप को चलाने के लिए हमने रैम कितनी देनी है, उसकी रैम की हमें कितनी जगह देनी है। दूसरा प्रोसेसर टाइम, प्रोसेसर को कितने माइक्रो सेकेंड्स तक इस ऐप को काम करना है और कब दूसरी ऐप्स, जैसे अगर आपने दूसरी भी ऐप्स बैकग्राउंड पे ओपन की हुई है, उन पर हमने कब स्विच करना है अपने CPU को। ये सब कुछ कौन सा करता है, हमारा शेल डिसाइड करता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में बेसिकली यही 3 जो काम है हो रहे हैं कि आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं इट मीन्स कि वो शेल है, और शेल कर्नल जो शेल होता है वो जाता है कर्नल के पास, फिर सारा काम जो होता है वो कर्नल करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको छोटी सी समरी बताऊँ इस डायग्राम की, तो बेसिकली इस डायग्राम में क्या हो रहा है, डायग्राम आपको ये समझा रहा है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में 2 सबसे ज़रूरी दीवारें हैं, ठीक है, लेयर्स है, दीवारें हैं या लेयर्स है, एक शेल है और एक कर्नल है। आप डायरेक्ट हार्डवेयर को टच नहीं कर सकते और हार्डवेयर डायरेक्ट आपकी बात नहीं समझ सकता। बीच में ये दोनों कंपोनेंट्स शेल या कर्नल मिलकर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स एंड मॉड्यूल डिज़ाइन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स एंड मॉड्यूल डिज़ाइन इसके बाद हमारे पास आता है। अब हमने ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स का क्या मतलब है और जो 3 लेयर्स हैं हमारे पास, इनका क्या काम होता है, ठीक है। आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम को एक के ऊपर एक लेयर्स में डिज़ाइन किया जाता है। अब ये डिज़ाइन क्यों किया जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। जो अब के ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें क्या होता है कि हम लोग एक के ऊपर एक लेयर को डिज़ाइन करते हैं। इससे हम कहते हैं लेयर एप्लीकेशंस, लेयर आर्किटेक्चर, सॉरी, इसको हम कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर लेयर से अपने काम से मतलब होता है और अपने नीचे वाले लेयर पर वो डिपेंड होती है। इसकी जो पहली लेयर है वो है लोअर लेयर, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर। अब इसमें क्या होता है, ये सीधा हार्डवेयर यानी कि CPU, रैम, हार्ड डिस्क से कॉन्टैक्ट में रहती है। लोअर लेयर सबसे नीचे वाली लेयर क्या काम करती है, हार्ड डिस्क के, CPU के, रैम के कॉन्टैक्ट में रहती है। इसका काम सिर्फ हार्डवेयर से काम करवाना है, लोअर लेयर का काम, ठीक है। फिर आती है हमारे पास मिडल लेयर। अब मिडल यानी कि दरमियान वाली लेयर होती है। मिडल लेयर क्या करती है, ये बीच का मैनेजर है, ये तय करती है कि फाइल्स को कैसे स्टोर करना है और रैम मेमोरी को अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच में कैसे बांटना है, कैसे यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट करनी है। ये होता है मिडल लेयर का काम। लास्ट में आती है अपर लेयर। अपर लेयर क्या करती है, अपर लेयर यानी कि लास्ट वाली लेयर, सॉरी ऊपर वाली लेयर, अपर यानी कि ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। तो अपर लेयर करते हैं, ये यूज़र के सबसे करीब होती है अपर लेयर। यहाँ आपको सारे ऐप्स यहाँ पे आपके सारे ऐप्स जो है वो चलते हैं और यही आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है, ठीक है। अब इस डिज़ाइन का फ़ायदा क्या होता है, ये आपने बात समझ ली। इस डिज़ाइन का फ़ायदा क्या है, ये हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर्स में क्यों डिवाइड किया है। मान लीजिए कंप्यूटर के ग्राफिक्स में कोई ख़राबी आ गई है, कंप्यूटर के ग्राफिक्स में क्या हो गया, कोई ख़राबी आ गई है, तो इंजीनियर्स का को पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, वो जस्ट उस लेयर के मॉड्यूल को ठीक है अपडेट करेंगे, ठीक है ना, उस लेयर के मॉड्यूल को ठीक करेंगे, अपडेट करेंगे, बजाय इसी के पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करें। तो इसलिए हमें इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर हमारे किसी भी लेयर के किसी भी हिस्से में मसला आ गया तो हमें उस लेयर को चेंज करना, उस लेयर को ठीक करना, उस लेयर को अपडेट करना है, बजाय इससे कि हम पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक करने बैठ जाएँ या न्यू लगाना बैठ जाएँ, ठीक है, या पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बदलने बैठ जाएँ। अब अगर मैं आपको मिसाल दूँ स्कूल की, आपकी बुक में भी आई थिंक ये मिसाल लिखी हुई है स्कूल की, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका
सबसे लोअर लेयर में आपका सफाई का स्टाफ है, आपके स्कूल के सफाई का स्टाफ है। ये स्कूल की ज़मीन को और बिल्डिंग को संभालता है, जैसे हार्डवेयर। जो आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये मिडल लेयर है। ये टाइम टेबल को और रूल्स बनाता है, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट करना, जो आपकी मैम ने करी थी। थर्ड लेयर जो आपके सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसमें टीचर्स और स्टूडेंट आ जाते हैं। ये क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं, जैसे ऐप्स को चलाना, ठीक है। अब पहले का काम ये है, अगर सफाई करने वाला बदल जाए, ठीक है, अगर सफाई करने वाला हमने तब्दील कर दिया है, तो इससे क्या होगा, जो पढ़ाई का तरीक़ेकार है वो नहीं बदलता। हर लेयर यानी कि इंडिपेंडेंट है। ये बात आपने याद रखनी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी यही है, ठीक है।